ठीक है। एक क्विक रिवीजन मतलब मैं आपको जो पहले न्यूक्लियस जो पढ़ाया था उसको एक क्विक तरीके से मैं आपको पहले न्यूक्लियस का कुछ मतलब इन जनरल जो पिछले बार अपन ने किया था उसका एक क्विकली रिकैप देता हूँ, और एक छोटी सी चीजें पहले बची हुई वो पढ़ाता हूँ, और एक पूरा मैंने आपको बोला ना मॉडर्न फिजिक्स का एक 2 पेज का पूरा एक प्रॉपर आपको एक नोट्स बनाना है। आपने बनाया है क्या, मतलब पहले 3 चैप्टर्स का कुछ बनाया आपने कि अब तक नहीं बनाया मॉडर्न फिजिक्स का? जिन्होंने नहीं बनाया होगा तो बना दो, और फिर जो भी अपने ऑफलाइन फैकल्टीज होते हैं उनसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, राइट? ठीक है। तो वो, और वो मैं भी मतलब करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने लास्ट का सेशन है, मतलब ये सेशन के बाद मैं कुछ सेशन रखूंगा। ठीक है, कुछ ऑनलाइन सेशन रखूंगा और कुछ ऑफलाइन रखूंगा। लेकिन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कैसे रिकॉर्डेड में रहता है, रिकॉर्डिंग्स में ऑनलाइन रहता है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन तो पहले ये वाले तो रखूंगा ही रखूंगा। देखो, आरसी सर्किट आपको पता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को कंबाइन करने वाला आरसी सर्किट अपने को करना है। फिर उसके बाद ईएमआई के बाद एलआर सर्किट। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा वाला चीज है जो अपना बचा हुआ है, राइट? इसके ऊपर मैं कुछ सेशंस आपके कराऊंगा ऑनलाइन, सबके लिए जाएंगे, मतलब जो जिनको देखना है फिर वो देख सकते हैं, नहीं तो फिर ऑफलाइन टीचर से भी करवा सकते हो। ठीक है, बट मेरा एक सेशन जाएगा ही जाएगा आरसीएन एलआर पे। बाद में शशांक सर जो है वो सेमीकंडक्टर करवाएंगे। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन ईएम वेव्स वगैरह जो चैप्टर्स है वो अंदर उनके लेक्चर्स है, बोर्ड वाले लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर बोर्ड वाला लेक्चर नहीं है, सेमीकंडक्टर प्रॉपर लेक्चर होगा। ठीक है, और इतना एक चीज दिमाग में रखना, अभी ये जो आपका टाइम है, ठीक है, मतलब जैसे अपना फिजिक्स खत्म हो जाता है फिर आपको रिवीजन स्टार्ट करना है आपका। तो पहले 12th स्टैंडर्ड का भी रिवीजन आप स्टार्ट करो, 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, जो भी आपको 12th में पढ़ाया गया है उसका थोड़ा सा क्विकली आप खुद से करो, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट होने के पहले पहले आपको खुद को करना है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, वो तो रिवीजन प्लान के टाइम में बता दूंगा मैं क्या क्या करना है बेसिकली। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। न्यूक्लियस, ठीक है। याद करो थोड़ा सा, न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ते थे हम लोग। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, क्या क्या मैंने पढ़ाया था या थोड़ा सा बताया था न्यूक्लियस केस में। सो न्यूक्लियस में गाइस एकदम सिंपल, 2-3 चीजें आपको एकदम दिमाग में रखनी है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस पहले तो मैंने बोला था ना, न्यूक्लियस जितना बड़ा होते जाता है उतना वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, जैसे ही वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे होता है आपको सबको पता है, राइट? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन्स, वो रिपल्जन, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस वगैरह सब कुछ। तो जो जैसे न्यूक्लियस अनस्टेबल बनता है, एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रेडियो एक्टिविटी। वो स्टेबल बनता है, मतलब एक न्यूक्लियस एक्स था, वो भी किसमें कन्वर्ट होगा, वाई में। ठीक है, और एक्स से वाई बनेगा। और ध्यान में रखना गाइस, अब ये स्टेबल है, देखो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल बन गया तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो जैसे इसको हम लोग बोलते हैं गाइस पेरेंट न्यूक्लियर, और इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने पिछली बार लिखवाए थे, लेकिन आप एक बार पढ़ लो। किसी ने एनसीईआरटी से पढ़ा है इस चीज को या अब तक नहीं पढ़ा है? जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है गाइस, आज के आज एनसीईआरटी से न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ लो, आज या कल में। ठीक है, 2 दिन में न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, बट भाई इसके अंदर का क्या है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अदरवाइज होगा नहीं, राइट? ठीक है, तो अब क्विकली न्यूक्लियस में मतलब जब ये रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो एक्टिविटी का मैं आपको बात करूं, तो रेडियो एक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग ने एक चीज सिंपल सी बोली थी कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस है, देखो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। अब कौन सा न्यूक्लियस, अब इसमें से बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब इनमें से कौन सा डिके होगा, मतलब कौन सा क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी कौन सा अनस्टेबल से स्टेबल बनेगा पता नहीं है, इट्स अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेट्स से इस रूम में। अब एन नंबर में से जो अभी डिसइंटीग्रेट होने वाले, मतलब क्या, जो अनस्टेबल से स्टेबल बनने वाले हैं,
पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटेड न्यूक्लियर बनने वाला है, तो मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। गाइस इसमें सीन ऐसा हुआ है कि मेरे जो एक्चुअल मार्कर थे ना, मैं वो भी मेरे को, ठीक है देखते चलो। सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सो dn by dt दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। dn मतलब क्या, n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मुझे टाइम बढ़ेगा तो न्यूक्लियस कम होंगे ना, जो न्यूक्लियस मैंने अभी n जो डाले हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होके कुछ अलग और अलग कोई न्यूक्लियस बन जाएगा तो ये तो कम हो जाएंगे, तो dn निगेटिव होगा, dt पॉजिटिव होगा। तो एक कंप्लीट जो टर्म है, ये कंप्लीट टर्म एक्चुअली आप देखोगे तो निगेटिव टर्म है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस साइन ऐड करना पड़ता है। तो दिस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या था, लैम्बडा इंटू एन, वेयर लैम्बडा इज व्हाट, डीके कांस्टेंट। याद है सबको गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। एंड इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है तो सिंपल सी बात है ना, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी डिसइंटीग्रेट होने की, जितने नंबर ऑफ ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई वो डिसइंटीग्रेट करेगा। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन खुद से ही वैलिड है, राइट। तो ये माइनस साइन इधर लेके आओ, तो ये इक्वेशन सबको याद है क्या, dn by dt is equal to माइनस लैम्बडा n, ये इक्वेशन सबको याद है गाइस, ये याद रखना बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे जो भी इंटीग्रेट करके, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मैंने बोला था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे n नॉट, एट टाइम t इज इक्वल टू t नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे n। तो इससे एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला याद है आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियस n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा t, ठीक है। मैं एकदम लास्ट वाला पार्ट जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि यही पार्ट में मतलब 70 to 80% क्वेश्चन इसी पार्ट में आते हैं, ठीक है। और एक सेकंड इक्वेशन था जो मैंने आपको बोला था, विच इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस एन नॉट है इनिशियली, हाफ लाइफ मतलब वो जो न्यूक्लियस होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट है वो बन जाएंगे सपोज एन नॉट बाई 2, तो कितने टाइम के बाद, तो कितने टाइम के बाद वो बनेंगे, तो इसी को हम लोग गाइस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला टाइम t इज इक्वल टू t पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बने n नॉट बाई 2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस हाफ लाइफ, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं गाइस डीके कांस्टेंट, राइट। तो हाफ लाइफ के ऊपर भी एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, हाफ लाइफ के ऊपर भी मैंने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, डायरेक्टली हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो सिंपल हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या, ln2 डिवाइड बाय लैम्बडा, राइट। सो टाइम दिस का हाफ लाइफ ln2 डिवाइड बाय लैम्बडा, ln2 मतलब क्या 0.693, तो कुछ लोग 0.693 अपॉन लैम्बडा भी बोलते हैं यहाँ पे। फिर मैंने और एक फॉर्मूला आपको बताया था मीन लाइफ का, याद है मीन लाइफ, सो मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, ये दो, एंड इसी को हम लोग गैस बोलते हैं मीन लाइफ, ये था मीन लाइफ विच इज 1 अपॉन लैम्बडा होता है। हाँ, इसी के अंदर मतलब जैसे कि ये चीज इसके अंदर डालते हो, ठीक है, तो इसका और एक फॉर्म बनता है, वो फॉर्म याद है आपको, n इज इक्वल टू n नॉट 2 टू द पावर माइनस t बाई टी, माइनस टी बाई टी, ठीक है। तो गाइस रेडियो एक्टिविटी में इतनी चीज तो आपको दिमाग में रखना बिल्कुल जरूरी है, चाहिए तो एक बार आप लिखो, ठीक है, एक बार आप इसको लिखो। अब इसमें अद्वैत ने सही बोला कि जो न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के जगह हम लोग मास को भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मास इसके जगह मास m नॉट आ जाएगा, मतलब ऐसा बोलेगा ना मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, डायरेक्टली मास भी दे सकते हैं। और एक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, dn by dt इज कॉल्ड एक्टिविटी, तो इसी के जगह हम लोग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, एक्टिविटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग मास और ये दोनों फॉर्मूला इधर भी यही यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। सो गाइस ध्यान में रखना, ये इसके अलग अलग डेरिवेशन, मतलब इसका डेरिवेशन मैंने पहले पिछले लेक्चर में दिया था, लेकिन सिंपल अपने को जेईई मेन नीट और इवन मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट एडवांस के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में यहाँ पे एडवांस के लिए लिखवाऊंगा आज, मतलब इसी के अंदर एक आध क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा कैसे आता है आपको समझने के लिए, ठीक है। चलो ये सबको समझ में आया, पहले बताओ ये सबको समझ में आया, एकदम लास्ट का पार्ट ये था, और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, राइट। थोड़े से फास्ट गए थे पिछले बार, थोड़े से फास्ट क्वेश्चंस किए थे, शायद से आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ी होगी, आई डोंट नो, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट किया था मैंने, तो रिकॉर्डिंग देख के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि ऑफलाइन टीचर्स तो है ही ना यार, ऑफलाइन टीचर्स है ही आप डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है।
और हाँ, लेक्चर भी लंबा था। चलो, आज का लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा। इसको लिखो, इसको एक बार वापस लिखो, सारी की सारी चीजें आप वापस लिखो। लिखिए आपने इसको एक बार देख के, एक बार बोर्ड की तरफ देखो। सारे के सारे टर्म्स, dn बाई dt को हम लोग बोलते हैं, देखो ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। लाइलस लैम्बडा एन होती है, फिर एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n नॉट इनटू द पावर माइनस लैम्बडा टी, ये माइनस टी बाई टी, ठीक है। टी कैपिटल टी इज कॉल्ड हाफ लाइफ, लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट, तो टाइम इसके अंदर का रिलेशन, मीन लाइफ एंड लैम्बडा का रिलेशन, इस दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। हाँ, ये तो हुआ था पिछले इसमें। अब मैंने इसके अंदर एक दो चीजें मुझे और बतानी है, जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखने ना। हम्म, तो ये तो आपने एक जगह पे लिख दिया, राइट। मैं इसका जो मेन इक्वेशन है वो सिर्फ यहाँ पे लिख के रखता हूँ, विच इज dn बाई dt इज इक्वल टू, गाइस dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा एन। ये मेरा मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब होता क्या है ना, पता है गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एक ही प्रोडक्ट बने, मतलब डॉटर न्यूक्लियस एक ही बने, मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियर था, सब लोग यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एक पेरेंट न्यूक्लियर था ए, से बना बी, ठीक है। अब ये जो डॉटर न्यूक्लियर बना ना, ये भी अनस्टेबल था, मतलब ये स्टेबल, ये मोर स्टेबल था। सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये था। तो अब यहां से बी बना, डॉटर न्यूक्लियर बना, बट ये भी भाई क्या है, ये भी अनस्टेबल है। तो ये भी खुद से रेडियो एक्टिव डीके हो गया, इसका सी पे कन्वर्ट हो गया, सी से गया डी पे। ये चेन भी बन सकती है गाइस, ये चेन भी बन सकती है, ये चेन भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें अ, जैसे इसका जो मुझे बताओ, सबसे सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है यहाँ पे, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है ए बी सी डी में, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अब डी ई एफ भी होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल ए है, ठीक है। तुम मुझे यहाँ पे डीके कांस्टेंट को देख के बताओ, ठीक है गाइस, डीके कांस्टेंट को देख के बताओ। अनस्टेबल हो मतलब क्या चीज बड़ी होनी चाहिए, डीएन बाई डी एक्टिविटी बड़ी होनी चाहिए। भाई रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जितना ज्यादा उतना अनस्टेबल होगा कि नहीं। अरे सिंपल सी बात, मुझे बताओ, एकदम 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 मुझे बताओ, जितना ज्यादा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा गाइस, उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब जितनी जितनी लैम्बडा की वैल्यू, जितनी लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा उतना अनस्टेबल। ये तो आपको समझ में आया क्या। लैम्बडा मोर, देखो ये थोड़े से अपने गए गुजरे पेन मिले आज मुझे, ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं था आज, ठीक है, कि मेरे इधर पेन नहीं रखे हुए। लैम्बडा जितना मोर उतना अनस्टेबल, ये आपको समझ में आ रहा है क्या गाइस, इतना समझ में आता है क्या। जितना लैम्बडा ज्यादा उतना अनस्टेबल, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब सिंपल सी बात है गाइस, सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये है, तो इसका डीके कांस्टेंट मैंने पकड़ा लैम्बडा वन, ये कम स्टेबल है, मतलब कम अनस्टेबल है। मतलब बी जो है, अभी ये डॉटर न्यूक्लियर बना है ना, तो भाई इससे तो कम ही होगा। तो इसका लैम्बडा, लैम्बडा टू तो लैम्बडा थ्री, डीके कांस्टेंट वेरी होते रहेगा, वेरी होते रहेगा, ठीक है। अब ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। अब इसमें गाइस, इसमें क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन एक आपको लिख के, मतलब आपको लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिखूंगा नहीं, बट एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वो कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले इसमें दो पार्ट है, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। एक जो मैं आपको भी लिखवाने वाला हूँ, दूसरा जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन वो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल, ठीक है। किसी ने बोला सर बी को देखेंगे, देखो ए को देखेंगे तो एकदम सिंपल है, मुझे तो ए को दिखेंगे तो क्या होगा, ए के लिए कौन सा इक्वेशन वैलिड है। मुझे सपोज सिर्फ ए का इक्वेशन लिखना है, ए के लिए कौन सा इक्वेशन वॉल, फॉर ए, फॉर ए के लिए क्या होगा बताओ मुझे। ए का अपन ने देखेंगे गाइस, ये अपन ने इसको n1 पकड़ा, इसको मैंने n2 पकड़ा, इसको मैंने n3 पकड़ा। एट सम टाइम टी, एट सम टाइम टी n1 है यहाँ पे। तो ये ए का इक्वेशन क्या होगा, ए का इक्वेशन क्या होगा बेसिकली,
ठीक है, मतलब ए जो जा रहा है, ए जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा, डी एन ऑफ डी टी, ठीक है, डी ऑफ एन ए डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा वन इंटू एन, एन ए, ठीक है। अब इसको एन ए बोल देते, इसको मैं एन बी बोल देता हूँ, इसको मैं एन सी बोल देता हूँ। आपको एक समझ में आ रहा है क्या? देखो, ए का तो इक्वेशन यही होगा कि नहीं भाई, जो ए का इक्वेशन है वो तो सिर्फ ये एक ए इधर से टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट होकर बी बन रहा है, तो ये तो इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, एन ए इज इक्वल टू एन ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा वन टी, ये इक्वेशन मिलेगा कि नहीं फॉर ए। ए तो एकदम इजी है, देखो ना, ए का तो एकदम इजी है, एकदम सिंपल, ये इक्वेशन मिल गया ए के लिए, ए के लिए तो ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है, क्योंकि ए अपना एकदम सिंपल वाला था, ए से बी बना। बी का क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई मुझे बताओ बी का प्रॉब्लम क्या है, बी का इक्वेशन डिफिकल्ट क्यों है, और मैंने क्या बोला वो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन क्यों बनेगा, वाई बी इज डिफिकल्ट, बी में क्या हो रहा है गाइस, बिल्कुल बी बन भी रहा है और बी डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, गाइस गाइस गाइस, ये बन भी रहा है, डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, तो वो दोनों चीजें हो रही है बी में। तो फॉर बी अपना इक्वेशन डायरेक्ट सिंपल नहीं है भाई, बी का इक्वेशन सिंपल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, कोई बोल सकता है इक्वेशन क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मुझे बताओ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, इसका जो रेट है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी क्या होगा, फॉर्म हो रहा है एट द सेम टाइम, एट द, अब मुझे बताओ यहां पे अब वर्ड जो है, ये वर्ड दो वर्ड होंगे, किसी ने एकदम सिंपल सही लिखा है, ठीक है, हमेशा डिसइंटीग्रेट होगा क्या, नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्यूमुलेट भी हो जाए भाई, एक्यूमुलेशन भी तो हो सकता है, अरे इट कैन बी एक्यूमुलेशन, ऐसा बोलता है रेट ऑफ, देखो ए का जो रेट है डिसइंटीग्रेशन, मतलब सॉरी, बी का जो फॉर्मेशन का रेट है और बी का डिसइंटीग्रेशन का रेट है, तो बी का फॉर्मेशन का रेट डिसइंटीग्रेशन से कम होगा, मतलब बी ज्यादा बन रहा है, देखो एक्चुअली बी बन भी रहा है और बी टूट भी रहा है, बी बन भी रहा है और बी टूट भी रहा है, जो बनने का रेट ज्यादा होगा तो बी बढ़ता जाएगा, बी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, बराबर कि नहीं, अरे बनने, बी के बनने का रेट ज्यादा होगा तो बी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और बी का टूटने का रेट ज्यादा होगा तो बी की क्वांटिटी कम होती जाएगी, ये समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे तो पहले तो बताओ, चलो एक काम करता हूं, मुझे पॉजिटिव लिखना है ना, तो बनने का रेट कितना होगा, चलो बनने का रेट कितना होगा, इसके बनने का रेट कितना होगा, लैम्बडा वन इंटू क्या, एन ए, अरे जो टूटेगा वही तो बनेगा, तो लैम्बडा वन इंटू एन इसका बनने का रेट होगा, ये जो है मैंने बनने का रेट बोला, टूटने का रेट क्या होगा, टूटने का रेट क्या होगा, टूटने का रेट क्या होगा, टूटने का रेट होगा लैम्बडा टू एन बी, तो टूटने का रेट है, मतलब ये माइनस आएगा कि नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पहले बताओ गाइस, ये आपको जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इसका जो सिर्फ सिर्फ बी को देखते हैं तो इसका टूटने का रेट हमेशा क्या होता है, डी एन बी बाई डी टी इक्वल लैम्बडा टू इंटू दिस, लैम्बडा टू इंटू दिस, ये टूटने का रेट हो गया, ये बनने का रेट हो गया, तो इक्वेशन ऐसा कुछ बना कि नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, आप इस Na को यहाँ पे डाल दोगे या फिर ऐसे कुछ डाल दोगे, ठीक है, और बड़ा सा इक्वेशन आएगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है आगे का, तो अब इसका ऐसे क्वेश्चन तो आया नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सब लगता है, ठीक है, जो आपको हुआ है कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, ठीक है, बट इसको आपको सॉल्व करना है, सोल्यूशन जो है वो इंटीग्रेशन वाला सोल्यूशन, सोल्यूशन जो है वो इसका इंटीग्रेशन का है, तो ये मैं अभी जनरली तो आया नहीं है, आता नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर का एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवा के दिखाता हूँ, ठीक है, बस ये बताने के लिए आज अब मैं जो न्यूक्लियस का छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं रेडियो एक्टिविटी का पहले कंप्लीट कर रहा हूँ गाइस, और कहीं नहीं जाना, ऐसा मत सोचो कि मैं अभी एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि लास्ट का जो एक छोटा सा पार्ट है जो मुझे अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन वो मुझे बताना है, ठीक है, उसके लिए 15-20 मिनट मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये पहले मैं खत्म कर लेता हूँ क्योंकि अभी आप फ्रेश मूड में हो, तो एटलीस्ट कुछ समझ में आए, ठीक है, तो ये सबको समझ में आया, कि इक्वेशन समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा इसमें, इफ आई वांट, ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, अब सी के लिए मत लिखो भाई, बे के लिए काफी हो गया, सी के लिए भी लैम्बडा टू एंड लैम्बडा थ्री दो पिक्चर में आएंगे, लैम्बडा टू एंड लैम्बडा थ्री पिक्चर में आएगा, ठीक है, सब यहाँ पे बताओ, किसी ने ऐसे बोला गाइस, किसी ने ऐसे बोला
कि सपोज बी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नाउ इफ बी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, उसका उसका जो वैल्यू है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या जो रेट ऑफ डिसोसिएशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कब होगा भाई, ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अरे भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब इसकी वैल्यू जब जीरो होगी तो आपको क्या दिख रहा है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा वन एन ए इक्वल टू क्या, लैम्बडा टू एन बी मिलेगा कि नहीं। हाँ चलो, अभी ये चीज आप लोग एक बार लिख के रखो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है भाई, ये डायरेक्टली यूज होगी। लैम्बडा वन एन ए इक्वल टू लैम्बडा टू एन बी, इक्वेशन डायरेक्टली, मतलब एन बी कॉन्स्टेंट मिलेगा। अब आप एक चीज लिख लो यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर गाइस, एक क्वेश्चन लिख लो। एक इसके ऊपर के क्वेश्चन लिख लो भाई, सब लोग एक क्वेश्चन आप लोग सब लोग लिख लो। एक मिनट, ये आपका लिख के हुआ क्या, अरे भाई ये लिख के हुआ क्या, नहीं ये सॉरी सॉरी, ये पहले लिख लो और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिख, ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। आ, इसके थोड़ा जगह छोड़ो, इसकी थोड़ा जगह छोड़ो और एक पहले क्वेश्चन लिख लो गाइस, एक थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ो चाहिए तो एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो फाइंड हाफ लाइफ, नहीं अभी सब वो सॉफ्ट कॉपी नहीं, लिख दो यार, ठीक है। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, गाइस लिखना है आपको, लिखो फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 ऐसा वाला, ठीक है। फाइंड हाफ लाइफ, गिवन दैट, ठीक है। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम गिवन दैट, लिख रहे हो क्या, गिवन दैट 3.32 इंटू 10 to the power -7 ग्राम ऑफ रेडियम, देखो यहाँ पे, ऑफ आर ए, ठीक है, आर ए 226। अब ये सब कुछ ना याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम गिवन दैट 3.32 into 10 to the power -7 ग्राम ऑफ दिस इज फाउंड पर ग्राम, इज फाउंड पर ग्राम, इज फाउंड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम, ठीक है। क्वेश्चन समझ में है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम गिवन दैट 3.32 into 10 to the power -7 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस मतलब ऑफ रेडियम इज फाउंड पर ग्राम ऑफ यूरेनियम, गिवन दैट हाफ लाइफ, अभी हाफ लाइफ आपका हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम जो है वो दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ आर दिया हुआ है 1600 ईयर्स, हाफ लाइफ ऑफ ये दिया हुआ है, तो पूछा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, ऐसा क्वेश्चन आएगा बन के। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप सोचते रहोगे भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो कुछ ये वाला चीज लगाना है। क्वेश्चन आपने सबने लिखा, क्वेश्चन आपने सबने लिखा, मैंने क्वेश्चन मुझे लिखवाया क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मतलब ऐसा करके आएगा, ऐसा फ्रेमवर्क आएगा इसका, तो ऐसा फ्रेमवर्क आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लगाना है, मतलब ये चीज कब यूज करनी है। तो करो जरा, 2 मिनट करो, मैं फिर बताता हूँ आंसर, और इसको भी लिख दो।
गाइस क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये इतना लिख के हो गया, मतलब इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आप इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको मैं सुनाता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये हो गया सबका गाइस, ये सबका हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो। देखो, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 232। मतलब ऐसा पकड़ लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ए जो है वो यूरेनियम है, ठीक है। अब ये यूरेनियम 238 है, ठीक है। अब इससे सपोज ये बन रहा है रेडियम, और रेडियम और भी कुछ कर रहा है, वो आगे कुछ बनेगा, अपने को नहीं लेना देना उसका, ठीक है। 226 और एक कुछ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली दिया है गाइस, ये है लैम्बडा ऑफ यूरेनियम, ये है लैम्बडा ऑफ रेडियम, ठीक है। और ये बनता जाएगा कुछ। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, इसकी हाफ लाइफ में ढूंढनी है इफ गिवन दैट 3.32, जितना भी मतलब कितना भी मास मिल रहा है, 3.32 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम्स ऑफ रेडियम इज फाउंड पर ग्राम। मतलब हर एक ग्राम में, मतलब इतना ग्राम हर 1 ग्राम में इतना पाया जाता है, इतना पाया जाता है, मतलब क्या, ये स्टेबल है बराबर, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम में मिल रहा है वो, ये इतना इसमें मिल ही रहा है, इसका मतलब क्या, वो भाई उसका क्वांटिटी क्या है, ठीक है। मतलब ये ओल्ड मिनरल्स की बात करें, ओल्ड मिनरल्स में ये चीज मिल रही है। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने क्यों लिखवा के दिया, क्योंकि ये टर्म समझ में आना जरूरी है, अदरवाइज वो फॉर्मूला कहाँ पे लगाओगे। अदरवाइज मैं कोई ऐसा फॉर्म, कोई क्वेश्चन ऐसा लिख के देता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्म करके बोल देता हूँ। मैंने लिखने को बोला क्योंकि ये चीज हो रही है ऐसे, ठीक है। तो बताओ, गिवन हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ ऑफ रेडियम दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम कितना दिया हुआ है, 1600 ईयर। मुझे होता हाफ लाइफ दिया है, इसके जगह पे हाफ लाइफ दिया है, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियम दिया है 1600, तो पूछा है हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम कितना होगा, बस। तुम लोगों को पता है हाफ लाइफ और उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके पहले अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट, लैम्बडा, देखो लैम्बडा इंटू दिस, और लैम्बडा आर ए इंटू एन ए आर ए, बराबर की नहीं गाइस, मुझे बताओ, ये अपने अपन ने जस्ट पढ़ा, ये अपन ने जस्ट पढ़ा, ठीक है। अब मुझे होता है यहाँ पे ये जो लैम्बडा के जगह, मुझे यहाँ पे एकदम सिंपल, यहाँ पे इसके जगह हम लोग देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, आपको याद है जो n इज इक्वल टू एन नॉट वाले फॉर्मूला में हम लोग मास भी लिख सकते हैं, एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, जो भी अपना लिखना है, तो इसके अंदर के अपन मास भी डाल सकते हैं, तो मास ऑफ यूरेनियम डाल सकते हैं। लैम्बडा के जगह हम लोग क्या डालेंगे, अरे 0.693 ln2 बाय क्या, हाफ लाइफ, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके जगह अगेन मास ऑफ रेडियम, ठीक है, यहाँ पे इसके जगह अपन मास ऑफ रेडियम डालेंगे, और इसके जगह हम लोग ln2 बाय टाइम पीरियड ऑफ रेडियम। काम खत्म हो गया कि नहीं, देखो बस थोड़ा सा अपन ने जुगाड़ के इक्वेशन में, अब हर एक चीज दी हुई है, हाफ लाइफ पीरियड इसका दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड इसका निकालना है, इसका मास 1 ग्राम है, इसका मास ये है, मासेस भी डाल दो, ln2 ऐसे भी कैंसिल होने वाले, ln2 ln का वैसे भी कुछ काम नहीं है, बस आ गया तुम्हारा आंसर। आपको समझ में कैसे करना है, इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, समझ में आया। ये थोड़ा सा मतलब एक स्टेप, जो एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं, मतलब ऐसा वाला फॉर्म में आ गया तो समझ में आना है कि कैसे आपको दिमाग लगाना है, बस। अब एक क्वेश्चन और दिमाग वाला देता हूं मैं गाइस, एक क्वेश्चन और दिमाग वाला दे देता हूं, 1 मिनट। नहीं, वो थोड़ा सा बाद में दे देता हूँ, दिमाग वाला थोड़ा सा बाद में दे देता हूँ, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो प्रोडक्शन भी हो रहा है उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो इक्वेशन इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर आपको समझ में आ चुका होगा मैं किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये था जो मैंने आपको बताया था, इसको रब कर दूं मैं गाइस, इसको मैं रब कर दूं,
क्वेश्चन को कैसे किया, इस एग्जाम्पल को कैसे किया आपको बता दिया। क्वेश्चन आपने लिखा होगा तो इसके पीछे से सॉल्यूशन लिख दो इस तरीके से। चलो भाई आगे लिखो, अरे आगे जाओ क्या। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, ये सबसे देखो अब आपको याद में एक चीज बता दूं, पूरे फिजिक्स में सबसे जो बोरिंग पार्ट कौन सा है पता है? बोरिंग पार्ट ये न्यूक्लियस है। सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बहुत सारे लोगों को, मुझे भी मतलब इसको पढ़ाने में मजा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला फील लेता है, केमिस्ट्री वाला फील लेता है गाइस, ठीक है। बट इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग्स वापस वापस देखो और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो तो हो जाएगा, क्योंकि इसके में 2-3 फॉर्मूलाज ही है, ठीक है, इसमें 2-3 फॉर्मूलाज ही है। क्वेश्चंस कहाँ से जाएंगे? एक आध दो क्वेश्चन इसमें भी, न्यूक्लियस में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इनका बहुत ही सिंपल रहता है, डीएन बाई डीटी वाला ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है गाइस। अब सेकंड चीज ऐसी है कि कभी कभी जो रेडियो एक्टिव जैसे ए है, ठीक है, अब ये ए जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये जो ए है वो बी और सी में साइमल्टेनियस भी जा सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली वो बी बनेगा और साइमल्टेनियसली वो सी बनेगा, आपको समझ में? और साइमल्टेनियसली वो डी भी बन सकता है, ई भी बन सकता है, साइमल्टेनियस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे साइमल्टेनियसली सपोज ये लैम्बडा 1 से गया, ये लैम्बडा 2 से गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, और इसका इसका न्यूक्लियर सपोज एन है एट एनी टाइम टी। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों चीजें हो जाएगी गाइस, इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है। तो एक्चुअली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दो जगह पे, डीएन ऑफ डी टी, देखो सिर्फ बी होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लैम्बडा 1 एन होता, सिर्फ बी होता तो, और सिर्फ सी होता तो माइनस लैम्बडा 2 एन होता। अब दोनों है तो माइनस लैम्बडा 1 एन माइनस लैम्बडा 2 एन। आपको समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन इस तरीके से होगा कि नहीं? दोनों है यार, दोनों जगह पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसका, इधर से होगा तो डीएन बाई डी टी लैम्बडा 1 एन होगा। तो अब सिंपल सी बात है, तो ये एक्चुअली इसका जो डिसइंटीग्रेशन का जो फॉर्म है वो हो जाएगा माइनस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन, और यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लैम्बडा इफेक्टिव। इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा इफेक्टिव। अरे प्लस ही तो किया है चैतन्य, यहाँ पे प्लस ही तो किया है भाई, माइनस साइन तो है ही ना, क्योंकि ये एक साथ हो रहा है, एक साथ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है एन, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो डीएन अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 एन, और इधर से जो आ रहा है वो लैम्बडा 2 एन में डिसइंटीग्रेट होगा। देखो दोनों का एडिशन ही तो किया है, ये मैंने पढ़ाया था पिछले इसमें, लेकिन तभी भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, दोनों जगह पे माइनस साइन है। कोई बोलेगा सर हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एडिशन होता है, तो ऐसा करके लिखो, ऊपर ऊपर एक और स्टेप बना दूं मैं, माइनस डी एन अपॉन डी टी दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इंटू एन। अब ये माइनस साइन यहाँ पे लिखा, प्लस ही तो किया है बेसिकली, आपको समझ में आ रहा है, लैम्बडा 1 एन प्लस लैम्बडा 2 एन, ऐसा करो, ठीक है। फिर ये वाला साइन माइनस साइन यहाँ पे लेके जाओ तो यही दिखेगा, ठीक है, जिसको कुछ डाउट है तो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई बोलेगा सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ के मैं उसको कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके इन टू वेज साइमल्टेनियसली फॉर लेट्स से सम इमिशन, फॉर अल्फा इमिशन, फॉर बीटा इमिशन, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होते हैं, तो लेट्स से अल्फा एंड बीटा इमिशन। सो रेट, अब पहला जो सेंटेंस मैंने पूरा का पूरा बताया उसका मतलब क्या है, अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो एग्जांपल, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना।
a radioactive substance, let's say A, is decayed into two emissions. मतलब देखो, a radioactive substance decay in two ways simultaneously वर्ड का मतलब क्या है कि ये यहां पे भी हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, ठीक है। कुछ बी बन रहा होगा, कुछ सी बन रहा होगा। अब दिया क्या है, मीन लाइफ दी है गाइस। ये जो हो रहा है उसका मीन लाइफ दिया है, इसका मीन लाइफ दिया है, जैसे मैंने बोला इसका मीन लाइफ दिया है 1000 years, और इसका मीन लाइफ दिया है, ठीक है, 500 years। गाइस मीन लाइफ दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल विल डिके। अब यहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम्पल, मतलब ये एक डालो, ये एक ऐसा करके बनाओ, और लिखा है फाइंड फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल will decay, 3/4 of the sample will decay. Find the time during which 3/4 of the sample will decay. Sample मतलब this sample, A का sample। कैसे करोगे, find the time during which 3/4 of the sample will be decayed। बट यहाँ पे क्या लिया है, मीन लाइफ दिया, मीन लाइफ। मैं वापस बता रहा हूँ, मीन लाइफ। सो दिस इज मीन लाइफ, मीन लाइफ। So it is not डायरेक्टली लैम्बडा इज नॉट गिवन, व्हाट इज गिवन, मीन लाइफ इज गिवन, मीन लाइफ। यहाँ पे देखो भाई, मीन लाइफ दिया है, लैम्बडा डायरेक्टली दिया ही नहीं है इसमें दिया है मीन लाइफ दोनों का। तो अभी आप याद करो, मीन लाइफ से लैम्बडा निकल सकता है क्या भाई, मीन लाइफ से लैम्बडा निकलता है क्या? यस, मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, फॉर्मूला था ना। अरे मीन लाइफ इज 1 अपॉन लैम्बडा, राइट। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका इक्वेशन लिखना है कि जो भी बन रहा होगा, बी और सी भी लिखता भी नहीं हूं मैं, इसका जो भी इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन में जब मैं, आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या, मतलब मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख दूं तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, माइनस लैम्बडा इफेक्टिव इंटू एन। और इसको सॉल्व करूंगा मैं तो n इज इक्वल टू क्या बनता है, अपना फॉर्मूला क्या था, n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा इफेक्टिव इंटू टी। ये सबको समझ में आ रहा था क्या? अरे यही तो इक्वेशन अपन ने किया था। बस यहाँ पे लैम्बडा के जगह लैम्बडा इफेक्टिव होगा। डू यू नो लैम्बडा इफेक्टिव? लैम्बडा इफेक्टिव कितना है भाई, ये जो मैंने लैम्बडा इफेक्टिव जो बोला है वो कैसे निकालेंगे, लैम्बडा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है, 1 अपॉन मीन लाइफ 1 प्लस 1 अपॉन मीन लाइफ 2। गाइस हो गया ना ये चीज, आपको समझ में आ रहा है क्या? इज इक्वल टू लैम्बडा इफेक्टिव, जो यहाँ पे दिया है 1 अपॉन 100 प्लस, सॉरी 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 500, यहाँ पे डालो तो लैम्बडा मिल जाएगा। तो लैम्बडा यहाँ पे यूज करना है इस इक्वेशन में। आपको समझ में आया? 3/4 और क्या पूछा है, फाइंड टाइम आफ्टर विच द 3/4 ऑफ द सैंपल विल गेट डिके। 3/4 सैंपल डिके हो गया तो बचा कितना, भाई, 3/4 सपोर्ट डिके हो गया तो बचा कितना, 1/4। अरे 3/4 गया तो 1/4 बचा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, यहाँ पे 1/4 n नॉट डालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा n नॉट कैंसिल, ई टू द पावर जो भी लैम्बडा यहाँ से मिला मुझे, तो लैम्बडा यहाँ पे डालो, तुम्हारा मिल गया टी, इस इक्वेशन से टी मिल जाएगा। गाइस थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये लास्ट में मैंने दिया था, लेकिन वही एनसीईआरटी से पढ़ो। ये मेरे दोनों लेक्चर्स वापस देखो न्यूक्लियस के, क्योंकि बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर है, ठीक है। तो लेक्चर्स भी आपको वापस देखने पड़ेंगे। तो ये आपको, ये इनिशियल, ये लास्ट के 2 पार्ट है वो मैंने आपको वापस बताया, क्योंकि इसके ऊपर के क्वेश्चन जनरली अपन निग्लेक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर के क्वेश्चन निग्लेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, और यही क्वेश्चन अब सपोज आया नीट में, जेई में, तो क्या करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने 2 स्पेसिफिकली आज पहले स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अब क्विकली हम लोग कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो मैंने पढ़ाए थे, फिशन फ्यूजन, और उसमें एक और रेडियो एक्टिविटी था, रेडियो एक्टिव डीके थे, ठीक है। उन तीनों चीजों की मैं बात कर लेता हूं। चलो इसको रब कर दूं मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब
जो dn अपॉन dt वाला जो इक्वेशंस है गाइस, dn अपॉन dt वाले जो इक्वेशंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में 80 to 90% गेम यही है। 80 to 90% गेम ये मतलब रेडियो एक्टिविटी वाला इक्वेशन वाला, ठीक है। इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका अच्छे से। चलो आगे बढ़े, इसको रब कर दूं मैं। तो इसीलिए गाइस एक चीज दिमाग में रखना कि मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/λ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln 2/λ। ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ध्यान में रखना, वापस कंफ्यूज मत होना। मीन लाइफ इज 1/λ एंड हाफ लाइफ दैट इज नॉर्मल टी इज ln 2/λ। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या गाइस? इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। अरे एन नॉट मतलब भाई वो ये था, वो ये इक्वेशन में एन नॉट लिखा मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम टी इक्वल टू 0 था वो। एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी होता है ना फॉर्मूला, उसका वो एन नॉट है। दिस इज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस फॉर्मूला से मिलता है। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल मतलब जिस टाइम पे अपने को निकालना है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। मुझे बता थोड़ा सा तो आपको भी समझ में आया, थोड़ा सा ये dn अपॉन dt वाला वो ये सब रेडियो एक्टिविटी वाले सारे इक्वेशन समझ में आए। अब एक बार खुद से पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो, क्योंकि थियोरेटिकली चीजें खुद से पढ़ो और फिर ये वीडियोस को देखने की कोशिश करो तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अब गाइस क्विकली लास्ट का पार्ट है न्यूक्लियस का, जो मुझे वापस अभी स्किप नहीं करना है। अल्फा बीटा एंड गैमा इमिशन। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी। मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जो हम करवाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, फिशन एंड फ्यूजन। सबको याद है फिशन एंड फ्यूजन क्या होता है? तो फिशन एंड फ्यूजन क्या होता है मतलब, मैंने एक आपको एक छोटा सा क्विक रिकैप देता हूं चाहिए तो, मतलब थोड़ा सा याद आ जाएगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात भाई, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का कुछ ऐसे वाला एक कर्व रहता है, ठीक है। दिख ही नहीं रहा है क्या इसमें? अब तो भाई इंक इंक जा रही है ना, रुको, इंक जाने के पहले ऐसा होता है बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी कि इधर के कुछ न्यूक्लियन जो है, जैसे सपोज एक कर्व ऐसा का ऐसा ऐसा जाके सपोज एक कर्व पूरा का पूरा ऐसा जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपको पता है वो मैटर करता है। और मैंने बोला था फेरस सबसे ज्यादा, फेरस जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। और मैंने बोला स्टेबिलिटी अराउंड आप बोल सकते हो कि 40 से लेके 70, मतलब वेरी करता है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली 40। ये स्टेबिलिटी कर्व है, इसके अंदर के सारी चीजें स्टेबल हो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज फ्यूजन। दो चीजों को क्या करते हैं अपन, मिक्स करते, कंबाइन करते और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते। तो एक सिंपल, मैंने ए और बी को कंबाइन किया और मैंने सी बनाया,
अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ए और बी को सी बनाया, अब ये स्टेबल प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो कुछ एनर्जी निकलेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब ये ए और बी लाइटर न्यूक्लियर होते हैं, और सी हेवियर, मतलब सी इस स्टेबिलिटी कर्व में, क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर के रीजन में आना चाहिए, तो ये तो भाई ए और बी से सी स्टेबल बनना चाहिए ना, केमिकल रिएक्शंस भाई, केमिकल रिएक्शंस, ये होता है फ्यूजन। फिशन क्या होता है, इसमें सर फिशन क्या होता है, तो फिशन एकदम सिंपल होता है। फिशन में जो हेवियर न्यूक्लियर जिसका एटॉमिक, जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है, उसको ब्रेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब मैंने एक लिया एक्स, इसको मैं इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, और ब्रेक करके कुछ बनाऊंगा मैं, वाई और जेड बनाऊंगा, और यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी। बट इतना तो अपन ने देखा गाइस, इसको ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर क्या डालने पड़ते फिशन में, क्या डालने पड़ते, न्यूट्रॉन्स डालने पड़ते भाई, न्यूट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर बम्बार्ड करना पड़ता है। जैसे ही मैंने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, एक्स वाई और जेड में होता है, और यहां से और कुछ न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, और कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और वो न्यूट्रॉन्स और फिर चेन रिएक्शन बन जाएगा, राइट। तो फिशन में भी न्यूट्रॉन को अपने को बम्बार्ड करना पड़ा, फिर चेन रिएक्शन बन गया, और बम फूट गया, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग कंट्रोल रॉड डालते हैं, जो न्यूट्रॉन का जो इमिशन है उसको कंट्रोल कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर देंगे, और बेसिकली उसी वही चीज न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपन कन्वर्ट करते हैं। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बन सकता है थ्रू फिशन। फ्यूजन जो है ना गाइस, फ्यूजन जो है, फ्यूजन को ए और बी को कन्वर्ट करके, ए और बी को कंबाइन करके अपन सी में, ए और बी को यहाँ पे कंबाइन करके अपन सी बनाते, फ्यूजन, फ्यूज करना। पर गाइस पता है उसको क्या करना पड़ता है, और ए और बी को ना एकदम पास में लाने के लिए बहुत, मतलब अच्छी खासी हीट, अच्छा खासा टेम्परेचर अपने को बनाना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन होते हैं सारे हाई टेम्परेचर पे होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर लगता है इसमें, इसलिए उसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, सही बोला तूने, दिस आर द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये धरती पे होते भी नहीं है, बिल्कुल, ये धरती पे होते भी नहीं है, ठीक है। अब हाँ, ये सन में होता है, तो ये सन में होता है, तो आप बेसिकली सिंपल थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब सन मतलब अपने लिए सन स्टार एक ही है, ठीक है, अलग अलग स्टार्स में होता है, ठीक है। तो जो भी थोड़ा सा याद आया। अब मुझे बताओ, ये जो एनर्जी है गाइस, मैंने एक चीज बोली थी, इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए किसी ने बोला कि भाई एनर्जी कितनी होगी, इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या बोला था, कैसे निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकाल सकते हैं भाई, यस, एनर्जी को निकालने के लिए एमसी स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा ई को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर, एन इस डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं गाइस मास डिफेक्ट, याद है सबको, चीज बोली थी मास डिफेक्ट, भाई मास डिफेक्ट अपने को आना चाहिए। मास डिफेक्ट मतलब क्या, अब जो मास, कुछ देखो मास में मतलब इस न्यूक्लियस का मास ए और बी, अपन न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इन दोनों न्यूक्लियस के मासेस को ऐड करेंगे और सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे मास डिफेक्ट। जैसे इसमें किसने बोला सर डेल्टा एम कितना होगा, तो डेल्टा एम होगा मास ऑफ ए, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस ए प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस बी माइनस मास ऑफ सी, ये हो गया डेल्टा एम, और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर लो भाई, अपने को मिल जाएगा अपना एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। याद है सारे टर्म्स, अरे भाई टर्म्स याद है, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन मतलब कितनी एनर्जी निकलेगी। और आपको मैंने एक बात बोला था कि 1 AMU के लिए, मुझे तो 1 AMU व्हेन द मास डिफेक्ट इज 1 AMU, तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है 931.5, राइट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना चीज मैंने आपको बताया था, चलो अभी थोड़ा सा याद आ गया आपको क्या क्या मैंने किया था। अब हम लोग जाते हैं अपने रेडियो एक्टिविटी पे। अब अभी ये नेचुरली हो सकते हैं, ये जो भी बता रहा हूँ ये नेचुरली हो सकते हैं, जिसमें मैंने एक सब्सटेंस दिया है जो बिल्कुल अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है। अब वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। स्टेबल कैसे बनेगा, अपने में से कुछ रेडियो एक्टिव डीके निकालेगा, मतलब कुछ ना कुछ भाई स्टेबल बनने के लिए। अब ये बड़ा है, बड़ा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियर स्टेबल बन गया, छोटा हो गया, तो कुछ ना कुछ अपने में से निकालेगा ना गाइस। तो सबसे पहले चीज निकालता है गाइस अल्फा इमिशन।
अल्फा पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस अल्फा इमिशन। मैं यही यूज करता हूँ क्योंकि बाकी इसमें इंक नहीं है। सो अल्फा एमिशन, व्हाट इज अल्फा एमिशन? एक मिनट यार, एमिशन का स्पेलिंग में डबल एम है या डबल एस है? कभी कभी क्या होता है, आदमी जब ये व्हाट्सएप की इतना यूज की वजह से ना स्पेलिंग की भी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। शिवम सर से पूछो। ठीक है, अच्छा कुछ फर्क नहीं पड़ता जो भी है गाइज। यहाँ पे देखो गाइज गाइज गाइज, तो ये सही अपन ने लिखा है EMI एमिशन। तो अल्फा, व्हाट इज अल्फा एमिशन? मतलब अल्फा से, अल्फा एमिशन मतलब अल्फा पार्टिकल जब निकलता है। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हेलियम न्यूक्लियस गाइज। व्हाट इज गाइज अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? जब अल्फा एमिशन होता है मतलब हेलियम न्यूक्लियस। कोई बोल सकता है हीलियम न्यूक्लियस, ये मतलब हेलियम को मैं ऐसे लिखूंगा तो हेलियम का मास नंबर इज 4, ये 2 है, राइट? दिस माय हेलियम न्यूक्लियस। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरा एक्स है गाइस, एक्स है, एक्स ए है और ये जेड है, मतलब इधर भी लिख सकता हूं मैं। और ये कन्वर्ट हो गया, मतलब ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियर था, ये डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया, और डॉटर न्यूक्लियर में जब कन्वर्ट हो गया तो ये ए था। अब जब और हेलियम न्यूक्लियस निकला तो मुझे बताओ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ अब ये इधर कितना होगा? मास नंबर भी तो भाई वही रहेगा ना। तो एक्स से वाई बना और हेलियम न्यूक्लियर निकला तो क्या बना? यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा भाई बताओ? ए माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा? Z-2। सबको समझ में आया? हम्म। और किसी ने बोला सर और कुछ एनर्जी निकलेगी, मुझे बताओ ये जो एनर्जी है वो कितनी होगी? किसी ने बोला भाई ये एनर्जी जो निकली वो इसकी कैलकुलेट मुझे करना है, तो एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा? मास डिफेक्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट? कोई बोल सकता है इसमें मास डिफेक्ट कैसे होगा? तो मास डिफेक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ दिस न्यूक्लियस एक्स माइनस मास ऑफ दिस न्यूक्लियर वाई प्लस मास ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल, मतलब हेलियम न्यूक्लियस। सबको समझ में आया? यही तो होगा ना मास डिफेक्ट? नहीं। अब किसी ने बोला सर ये एनर्जी का क्या होगा? अभी मैंने आपको एकदम सिंपल जो है, मैंने अल्फा इमिशन बोला है, बीटा एंड गामा में फाइनली कंबाइन कर दूंगा। यहाँ पे पता है अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखना, ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। इसके इसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो निकल जाएंगे। मतलब जो वाई बना, अब सब यहाँ पे देखो, एक्स से वाई बना और वाई बना और अल्फा बना, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल बना। तो ये सपोज एक वाई है और ये अल्फा है, ठीक है। तो इसका सपोज इसका कुछ वेलोसिटी ऑफ वाई होगा, ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा होगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये जो है ये डेल्टा ई नथिंग बट व्हाट? डेल्टा इज नथिंग बट व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। आपको समझ में आ रहा है? अब इसके ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, सो दिस इज माय डेल्टा ई। अच्छा खासा एडवांस में क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर दो, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी आप करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? My Vy इज इक्वल टू क्या? M अल्फा V अल्फा। समझ में आ रहा है? दो इक्वेशन को सॉल्व करो, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी। तो ये इस एनर्जी बेसिकली मतलब जो भी एनर्जी यहाँ पे इसमें निकली वो डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब काइनेटिक एनर्जी और हेलियम मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हमको समझ में आ रहा है? सो दिस का अल्फा इमिशन। देखो इसको अल्फा इमिशन को, एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस एनर्जी? तो ये तो पता ही है, मास डिफेक्ट एक बार मिल गए तो ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई। एनर्जी मुझे मिल जाएगी। अल्फा इमिशन करके इसको लिख दो, अल्फा इमिशन करके इसको लिख दो। अब मेन है बीटा इमिशन गाइस, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बीटा इमिशन, बीटा इमिशन क्या होता है इसका लिख दिया, अल्फा इमिशन को लिख दिया गाइस। हाँ, अल्फा इमिशन बीटा इमिशन साथ में भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा सब साथ में भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा इमिशन बीटा इमिशन गामा इमिशन सब साथ में होते हैं, साथ में हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ अल्फा होगा, कभी कभी सिर्फ बीटा होगा, कभी कभी अल्फा बीटा गामा सब साथ में होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। और गामा तो हर जगह पे हो सकता है, गामा तो हमेशा अल्फा के साथ भी हो सकता है, गामा इसके साथ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा, ठीक है।
2 मिनट का काम है, पहले अपन अल्फा बीटा तो खत्म करते हैं, आगे बढ़े गाइस, इसमें आगे बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन में ना गाइस, मास मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब लोग सुनो गाइस, सब लोग सुनो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब सपोज एक्स से वाई बना, 2 हीलियम न्यूक्लियर निकले, दो दो निकले, दो, तो दो निकले, तो यहाँ पे मास नंबर क्या होगा, इधर मास नंबर क्या होगा, A-4 होगा या क्या होगा, A माइनस क्या होगा, 8 होगा, सिंपल। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तीन निकले, तीन तीन निकले, तो मास नंबर क्या होगा, A-12 होगा। तो गाइस एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, बड़े पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू मैं, इसको रब कर दूं, अरे इसको रब कर दूं क्या, तो अल्फा इमिशन हो गया। अब हम देखते हैं अल्फा मतलब, अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम न्यूक्लियस। अब बीटा इमिशन, इसको भी मेरे को यार वापस यही आते हाथ में, ठीक है, यहाँ पे लिखते बीटा एमिशन। अब बीटा इमिशन में देर आर 2 काइंड्स ऑफ इमिशन, यहाँ पे 2 टाइप के इमिशन होते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो, मैं दोनों यहाँ पे दिखा देता हूं, मैं एक ही बोर्ड में दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब गाइस एक चीज ये मैं हमेशा याद दिलाता हूं आपको, हमेशा हम लोग ये किसकी बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये सब फेनोमेना होते हैं। अब देखने कोई नहीं गया, बट अपन मतलब ये सब थ्योरेटिकली अपन ने बना के रखा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स में ज्यादा जाता है। अपन जो मैकेनिक्स वगैरह देखते हो तो प्रैक्टिकली दिखते हैं अपने को, इसीलिए अपन कर पाते हैं, मतलब सोच पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये सब थ्योरेटिकली, ठीक है, इसलिए अपने को अच्छा नहीं लगता है। अब बीटा इमिशन देखो, यहाँ पे बीटा इमिशन, बीटा इमिशन में गाइस अब 2 टाइप की चीजें होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप की चीजें होती है। एक बार, एक बार न्यूट्रॉन गाइस, अब न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं, ऊपर मास नंबर, नीचे वो नंबर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन सपोज प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, जैसे न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन सपोज प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, अब न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। हाँ ये होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ये अच्छा, ये अच्छा करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब या पॉजिट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, 2 चीजें हैं, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ पे, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही निकालना पड़ेगा, मतलब -1 चार्ज, ये नीचे वाला चार्ज नंबर होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास तो कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 0 होता है, तो मास नंबर इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, राइट। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या गाइस निकलता है, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस बीटा माइनस इमिशन, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस एमिशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ ना गाइस, अब सब लोग लिख रहे हो क्योंकि आपको सब थ्योरी पता है, इसके साथ साथ और एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस, ये पॉली करके था, पॉली, पॉली ने अपना लाया था, इसको बोलते हैं हम लोग पॉली न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, एक ऐसा पार्टिकल निकलता है, क्योंकि होता क्या पता है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन होता है ना, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होती, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। गाइस ऐसे बहुत सारी चीजें आप थ्योरेटिकली पढ़ लोगे, ठीक है। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, टू कंजर्व मोमेंटम, टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। ये, तो ये सब चीजों के लिए गाइस यहाँ पे एक और पार्टिकल निकलता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फोटोन ओनली। गाइस इसका कोई मास नहीं है, ये जो अभी एक और पार्टिकल जो निकलेगा ना, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स है, इसका कोई ये पार्टिकल मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब फोटोन है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे 2 वर्ड, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन करके रखा है, ठीक है। जब बीटा माइनस इमिशन होता है गाइस, बीटा माइनस इमिशन होता है मतलब, तो यहाँ पे निकलता है गाइस एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा निकाल देखो, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एंटी न्यूट्रिनो। अब
थियोरेटिकल चीज है, बाद में पढ़ लेना। तो ये जो हो गया बीटा इमिशन हो गया, इसको मैंने क्या बोला, सॉरी बीटा माइनस इमिशन हो गया। अब बीटा माइनस इमिशन के लिए मुझे वो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है, तो मतलब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये एक्स है, ए जेड है, ये कन्वर्ट होगा। अब मुझे होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। अरे मतलब क्या बढ़ गया भाई, मास नंबर तो सेम ही रहा ना, मतलब वाई जो बना इसमें क्या चीज सेम रही, मास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चुका है, एक न्यूक्लियस है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो चुका है, और बाहर सीधा इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो ये जो है, तो इसमें मास नंबर तो भाई सेम रहा, क्या बन गया, क्या बढ़ गया, Z+1, एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर बढ़ गया ना उसका, क्योंकि प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया भाई न्यूक्लियस में। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे, तो ये हो गया, ये हो गया बेसिकली रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, और उसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकला। ठीक है, दिस इज टू कंजर्व, दिस इज टू कंजर्व क्या, कंजर्व एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम। ठीक है, वापस अच्छे से उसका देख लेना, पॉलिस पॉलिस हाइपोथेसिस पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, एनसीईआरटी से, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ, इसमें मास डिफेक्ट कैसे होगा, हाउ टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट। किसी ने बोला सर मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मास डिफेक्ट। ठीक है, इसमें जो मास डिफेक्ट होगा कैसे होगा, हाउ टू कैलकुलेट मास डिफेक्ट डेल्टा एम, क्योंकि एनर्जी निकालनी है ना मुझे भाई, वो एनर्जी सब में डिवाइड हो जाएगी, वो कैसे निकालेंगे भाई मास डिफेक्ट। आपको पता है मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए न्यूक्लियस है, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियस के मास के साथ साथ आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, सर मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस वाई दोनों को माइनस कर दो। पर एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो पार्टिकल निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या। अरे मुझे पता है कि न्यूक्लियस के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही छोटा होता है, फर्क तो बहुत ही माइन्यूट फर्क आने वाला है, बट आपको एक पता होना चाहिए कि भाई एक मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंपेरेबल ही नहीं है, राइट। बट स्टिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकल रहा है ना, तो इसके मास डिफेक्ट, तो प्रोडक्ट्स कौन से है यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन से है, मास ऑफ एक्स, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स, ध्यान में रखना, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम लोग मास अपन बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियस की कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो मैंने आपको एक पूरा एक्स मटेरियल दे दिया, तो आप एक्स मटेरियल से जो पूरा का पूरा एक एटम है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स, तो उससे अपने को क्या करना पड़ेगा। अब जब मास ऑफ एक्स, तो टोटल एटम, ये मैंने बोला कि ये मास ऑफ एक्स नथिंग बट मास ऑफ एटम एक्स, उससे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस का मास, तो कितना जनरली यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे मास ऑफ एक्स, मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई ये होना चाहिए कि नहीं, वो पहले बताओ मुझे। एंड दिस इज न्यूक्लियस मास, ये होता है न्यूक्लियस का मास, दोनों। अब न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए अपन ने क्या किया, जो एक्चुअल जो मटेरियल, मतलब जो एटम है, पहले एटम का मास ले लिया, इसलिए मैंने इसको mx लिखता हूं। ठीक है, दिस इज एम, कैपिटल एम इज मास ऑफ न्यूक्लियस, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो mx माइनस क्या करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो माइनस क्या करेंगे, जेड इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है, माइनस मास ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस Z+1 इलेक्ट्रॉन, बराबर, प्लस यहाँ पे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आपको समझ में आ रहा है, Z+1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आ रहा है क्या, Z इंटू इलेक्ट्रॉन मतलब Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब मुझे होता है यहाँ पे क्या बचा, ओके यहाँ पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे माइनस जेड एम ई प्लस जेड एम ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम ई प्लस एम ई वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या, आंसर क्या है, आंसर क्या है यहाँ पे,
इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या है भाई, mx माइनस एम वाई डायरेक्ट आ गया भाई। ये डेल्टा एम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। हमको समझ में है कि बीटा माइनस के लिए क्या किया मैंने, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई बीटा माइनस इमिशन, मतलब बीटा इमिशन में इसी ये जो अपन ने किया इसको हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस इमिशन। लिख के रखो है। अब बीटा प्लस भी देखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो भाई प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, उसका भी एक इमिशन बनता है। ठीक है, उसको बीटा प्लस बोलते हैं। यहाँ पे लिखो इसको। चलो गाइस, ये को समझ में आया? अरे भाई लिख के हो गया है क्या? ठीक है। अब ये जो है ना, अब मैं इसमें इसमें थोड़ा सा रब कर देता हूं, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। अब प्रोटॉन के जगह भाई मुझे एक बात बताओ, ये आपको लिख के हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, ये तो देखो ये मास डिफेक्ट का पूरा मास डिफेक्ट था। अब यहाँ पे इधर प्रोटॉन लगा दो। अब प्रोटॉन जब कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन जब कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? ये जो -1 है उसके जगह क्या निकलना पड़ेगा? माइनस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो ना, तभी तो होगा ना भाई, तभी तो मास मतलब चार्ज नंबर भी तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा प्लस इमिशन निकला, और यहाँ पे जो निकला वो निकला न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो को ये बार सिंबल नहीं है, सीधा ऐसा का ऐसा ऐसा करके सिंबल है। ठीक है, तो बीटा प्लस इमिशन में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, थेरोटिकल चीज है, दिमाग में रखनी है। अब इसमें क्या फर्क होगा, एक्स ए जेड है। अब प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, तो भाई एक प्रोटॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन कम हो गया, तो यहाँ पे Z+1 की जगह क्या आएगा, Z-1। ये निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। आपको समझ में आ रही रिएक्शन, समझ में आ रही रिएक्शन? अब मुझे बताओ यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम, बट यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन, अब इसको ये जो बीटा प्लस जो है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन है, मास उसका उतना ही है, बट प्लस चार्ज का पार्टिकल है, प्लस चार्ज का पार्टिकल। अब सब कुछ थेरोटिकल है, ठीक है, कोई देखते नहीं इस चीज को, बट ये थेरोटिकल है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में क्या बदलेगा, mx माइनस जेड एम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अपन अभी अपन कौन से लेवल पे बात करें, हम लोग को न्यूक्लियस का मास चाहिए, बट अपन सपोज मास ऑफ एटम दे दिया मैंने, तो मास ऑफ एटम, दिस इज मास ऑफ एटम, मास ऑफ दैट एटम। तो उसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का मास कैसे ढूंढेंगे, तो मास ऑफ एटम माइनस पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा मुझे। तो mx माइनस जेड एम ये तो है ही। my माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Z+1 की जगह Z-1 होगा, क्योंकि Z-1 है ना, यहाँ पे देखो Z-1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चेंज क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे 2me बचा, तो यहाँ पे इसमें एक -2me का फैक्टर आता है, तो mx माइनस my -2me का एक फैक्टर आता है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो इसके मास डिफेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस इमिशन। देखो मैंने एकदम सिंपल वाला करवा दिया, बीटा प्लस इमिशन, mx माइनस my -2me आएगा सीधा। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल mx माइनस my नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड बीटा प्लस इमिशन। आपको समझ में आया? अल्फा इमिशन हो गया भाई, बीटा इमिशन भी हो गया। बीटा में दो टाइप के इमिशन होते हैं, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो सब निकलता है और ये सब कुछ होता है।
देखो इस वीडियो को हैंडी रखो, ये दोनों मेरे जो वीडियोस आपको यहाँ पे मतलब दोनों जो लेक्चर्स के वीडियोस है इन दोनों को हैंडी रखो, क्योंकि आप बार बार भूलने वाले हो। अब मैंने पढ़ा दिया ना, आप 1 महीने के बाद भूल जाओगे, आप इसका रिएक्ट वो नहीं करोगे। एटलीस्ट पूरा का पूरा वीडियोस को भी हैंडी रखो और आपने जो नोट्स बनाए उसको भी हैंडी रखो और पढ़ते जाओ। एटलीस्ट हर 10-15 डेज में ना पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स 2 पेज में लिख के ना फट करके पढ़ देने का। पढ़ दोगे तो एटलीस्ट हर एक चीज दिमाग में रहेगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जो भी आता है सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं guys। ठीक है, चलो रब कर दूं मैं। एकदम लास्ट का पार्ट बचा है गाइस, लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म है, न्यूक्लियस खत्म है। गाइस वापस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर तो ध्यान देना ही है आपको, बट मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा थेरोटिकल और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो आपका मॉडर्न फिजिक्स तो वैसे भी हो जाएगा। और हर सेंटर पे मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स में लेने ही वाला हूँ। जैसे अपना पोर्शन खत्म होता है उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कुछ कुछ जगह पे बचा हुआ है, जैसे औरंगाबाद वगैरह में तो खत्म हो गया है शायद, ठीक है, औरंगाबाद में खत्म हो गया है, 1-2 जगह पे खत्म हो गया है, राइट, इवन नासिक में भी खत्म हो चुका है, ठीक है। मुंबई में ऑर्गेनिक बचा हुआ है, तो ऑर्गेनिक के लेक्चर थोड़े से ज्यादा होंगे आपके अभी, तो ऑर्गेनिक के लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा होंगे, तो ऑर्गेनिक के लेक्चर्स चलते चलते मैं अंदर अंदर अपने मेरे ऑफलाइन के लेक्चर्स लगाऊंगा, जो पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। और ऐसा भी होगा कि जो पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया वो भी मैं कुछ लेक्चर्स कभी कभी लूंगा अंदर अंदर, ठीक है गाइस। और कभी भी लेक्चर्स हो सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिले ना मैं लेक्चर लगा दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिले लेक्चर लगा दूंगा, मुझे पता है, ठीक है, जब भी टाइम मिले मैं लेक्चर लूंगा। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चर्स इंडिपेंडेंट हो गया, आपका प्रिपरेशन आपका चलता रहेगा, मेरे लेक्चर्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर लेक्चर्स और योर आपका क्या बोलते हैं उसको, आपकी पढ़ाई। मैं एक चीज बताऊं, ठीक है, एक चीज मैं आपको एक सिंपल एक चीज मुझे आपको बतानी है गाइस। रिवीजन जैसे ये खत्म हो गया ना आज का लेक्चर, उसके बाद मैं एक रिवीजन प्लानर का लेक्चर लेने वाला हूँ। आप लोग को मैग्नेटिज्म ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म ईएमआई अच्छा करो भाई, बहुत अच्छे से पकड़ रखो इसके ऊपर, मैग्नेटिज्म ईएमआई और एसी के ऊपर, मतलब मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई के ऊपर, मतलब मैग्नेटिज्म ही है, मैग्नेटिज्म ईएमआई को मैग्नेटिज्म चैप्टर ही बोलते हैं अपन, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म थोड़ा सा अभी पढ़ो, क्योंकि लास्ट क्लास का वहां पे ऑफलाइन में बचा होगा आपके, राइट, अब मैग्नेटिज्म भी बचा होगा लास्ट क्लास में, वो उसका बहुत वेटेज है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बहुत वेटेज है गाइस, ठीक है। चलो अब उसके बाद लास्ट का जो होता है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं के कैप्चर। अब ये के कैप्चर क्या होता है, थोड़ा सा अलग फेनोमेना है के कैप्चर। व्हाट इज के कैप्चर? के कैप्चर का मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइस। के कैप्चर का मतलब पता है क्या होता है? सो व्हाट इज के कैप्चर? के कैप्चर का मतलब आपको शायद से पता है, नहीं पता है मुझे पता नहीं, बट के मतलब क्या? व्हाट इज के? के शेल गाइस, के शेल होता है, कोई भी न्यूक्लियस है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाजू में एक शेल है, जो एकदम बाजू वाला शेल होता है वो के शेल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के शेल बोलते हैं। अब क्या पता है, कभी कभी ये न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती है, जब न्यूक्लियस की साइज बड़ी होगी, सिंपल सी बात है, अनस्टेबल न्यूक्लियस की साइज तो बड़ी होती है, ठीक है, तो जब न्यूक्लियस की साइज बड़ी बड़ी होती जाएगी तो के वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ही नजदीक आएगा और न्यूक्लियस इस केस के वाले इलेक्ट्रॉन को खा लेगा। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा दिखा अपने को कि भाई, मतलब ये अपना एक न्यूक्लियस था XAZ, सीधा उसके के शेल का इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर घुस गया, तो जो इलेक्ट्रॉन घुसा यहाँ पे, ठीक है, 0 और -1 का जो इलेक्ट्रॉन घुसा और सीधा का सीधा इसमें क्या हुआ, मतलब इसमें ऐसा बोल सकते एक प्रोटॉन जो है गाइस, एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ और क्या बना? न्यूट्रॉन बना भाई, न्यूट्रॉन बना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब बनता है तो क्या निकलता है? बीटा इमिशन, बीटा प्लस निकलता है, आपको पता है, दिस इज सिमिलर टू बीटा प्लस। एक्चुअली बीटा प्लस नहीं है, इसमें क्या हुआ, ये जो प्रोटॉन है
ये इलेक्ट्रॉन जो के शेल का, जब ये न्यूक्लियस की साइज बढ़ी तो के शेल का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस गया और प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में हो गया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से जो कुछ आपको दिखाई दिया, ठीक है। और ये होता है वाई, और ये जब कन्वर्ट हो गया तो आपको पता है प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वाई ये Z-1 हो गया और ये हो गया, काम खत्म हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप्चर। तो इसका मास डिफेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा सा तो कुछ आपको आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की पार्ट करे, माइनस मास ऑफ वाई, काम खत्म, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होगा वो, आप निकालना ना, मास ऑफ एक्स एंड मास ऑफ वाई दिया है ना, तो आप चेक कर लो ना भाई, चेक कर लो। चलो ठीक है, ये सबको समझ में आया? अब कोई बोला सर अल्फा हो गया बीटा हो गया, अल्फा इमिशन हो गया बीटा इमिशन हो गया। बीटा इमिशन में आपको बीटा प्लस बीटा माइनस एंड के कैप्चर बताया, ठीक है। अल्फा भी बता दिया, अल्फा मतलब हेलियम न्यूक्लियस। गैमा क्या होता है गाइस? गैमा एकदम सिंपल होता है, गैमा में कुछ नहीं होता। गैमा में क्या होता है पता है आपको? पता है गाइस? सब लोग यहाँ पे देखो, गैमा कब निकलता है, ये थेरोटिकल है, और गैमा के सारे जो भी ये आपको थेरोटिकली पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। गैमा क्या होता है? जब एक्स से वाई बनता है, कुछ भी निकलता होगा, यहाँ पे अल्फा निकलता होगा, बीटा निकलता होगा, कुछ भी निकलता होगा, अल्फा तब जब एक्स से, मतलब ये पेरेंट न्यूक्लियर से डॉटर न्यूक्लियर बनता है, तो जब वाई बनता है तो गाइस ये जो वाई होता है ना, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और ऊपर वाले स्टेट पे जाता है, फिर अनस्टेबल होता है, वापस आता है। याद है आपको? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने न्यूक्लियस, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की, जो एक्साइट होता है और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर स्टेट में जाता है, फिर वापस डी एक्साइट होता है। वैसे ही गाइस न्यूक्लियस भी, सॉरी गाइस थोड़ा सा ये वाई भी एक्साइट स्टेट में जा सकता है, इसका न्यूक्लियस, वाई मतलब न्यूक्लियस गाइस, ये एक्साइट स्टेट में जाएगा, एक्साइटेशन में जाएगा, ऐसे वाई स्टार बनेगा ऐसे, और वापस भी एक्साइट होगा। मतलब मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई देखने नहीं गया है, ठीक है। वाई जो है वो एक्साइट होगा, मतलब न्यूक्लियस एक्साइट होगा, डॉटर न्यूक्लियस एक्साइट होगा और वापस आएगा। आपको समझ में आया? एक्साइट हो गया वो वापस आएगा, ठीक है। और जब एक्साइट होके वो डी एक्साइट होता है, देखो ये एक्साइट हुआ और फिर डी एक्साइट होगा, तो वहां से निकलता है गाइस गैमा रेडिएशन। सो गैमा रेडिएशन का मतलब होता है गाइस, गैमा रेडिएशन मतलब फोटॉन्स। यहाँ पे कोई ये बीटा प्लस बीटा माइनस में एक्चुअल पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक है। गैमा इज नथिंग बट व्हाट? फोटॉन्स। और गैमा कभी भी हो सकता है। अल्फा इमिशन में भी जहां जहां पे प्रोडक्ट बनता है, जहां जहां पे भी डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस कभी भी एक्साइट हो सकता है और एक्साइट होकर वापस डी एक्साइट होकर गैमा निकाल सकता है। ठीक है, और इसी से अपना मतलब ऑलमोस्ट अपना जो लेक्चर है गाइस, ये अपना खत्म हो चुका है। एक लास्ट का चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज ध्यान में रखना जो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लेना, एक मिनट। एक लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, लास्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब लिखना नहीं है आपको, सिर्फ मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओगे, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ, गैमा रेस के लिए इमिशन तो होना ही चाहिए ना भाई, मतलब इमिशन मतलब क्या? रेडियोएक्टिविटी तो फेनोमेना तो होना चाहिए। डॉट स्टेबल स्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस तो बनना चाहिए, पेरेंट से डॉटर तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो ये होगा वो चीज। अब मैं एक छोटा सा चीज करता हूँ, ये लिख के हो गया आपका
कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो सब मास डिफेक्ट वाले तो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको सब कुछ पता चल चुका है। न्यूक्लियस अपना खत्म हो चुका है, जाके पढ़ लो एक बार। न्यूक्लियस थोड़ा सा बोरिंग चीज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन फोटॉन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मॉडर्न फिजिक्स में, बट ये तो बहुत ही बोरिंग है। बट बोरिंग है, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है इसके ऊपर, तो गाइस पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल से सुनो। कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मेनी अल्फा एंड हाउ मेनी बीटा माइनस पार्टिकल्स आर एमिटेड, ठीक है। जब ये बना, गाइस ध्यान में रखना, यूरेनियम 238, ठीक है, 92 डीके होके लेड जब बना, ठीक है। ये जब लेड बना तो लेड बना 206 और 82 जब लेड बना तो बोला है कि कितने अल्फा पार्टिकल हुए, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल इमिट हुए और कितने बीटा माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कितने बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू पूछी है। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं guys, और ऐसे ऐसे वैरायटी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बोलो जरा कैसे निकालोगे इसको, मुझे मतलब ये निकालना है, ए टाइम एंड बी, ये निकालना है मुझे, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कितने अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, कितने बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। भाई ये कौन सा इक्वेशन पता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बचपन में पढ़ा होगा ना साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप खुद करो, खुद करो। अरे भाई कितने अल्फा पार्टिकल्स एंड कितने बीटा माइनस पार्टिकल्स निकलेंगे, तो कैसे करोगे आप। मास नंबर सेम रहेगा, अरे मुझे बताओ मास नंबर तो सेम रहेगा कि नहीं, मास नंबर कंजर्व रहेगा, चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रहेगा। तो मुझे बताओ ये जो मास नंबर है कंजर्व रहेगा, तो अपन पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, 238। सारे मास नंबर को देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सबको जब ऐड किया जाएगा, ये सबको ऐड किया जाएगा तो सेम ही आना चाहिए कि नहीं, मतलब 230 शुड बी इक्वल टू क्या, 206 प्लस 4 टाइम्स है, प्लस ये बीटा पार्टिकल, देखो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों साथ में निकले, तो बी इंटू जीरो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बी इंटू जीरो हो जाएगा। आपको समझ में इक्वेशन नंबर 1, अरे समझ में आ रहा है क्या। और सेकंड क्या हो जाएगा, ये वाला भी तो सेम ही होगा, तो ये वाला सेम होगा तो क्या होगा 92, यहाँ पे आप देखोगे 92, तो 92 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 82 प्लस 2 टाइम्स ए प्लस क्या b इंटू -1, b इंटू -1। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे भाई। इक्वेशन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा, इससे a निकल जाएगा, a इधर डाल दो, b निकल जाएगा। हो गया कि नहीं गाइस, सबको समझ में आया कि नहीं आया। बस हो गया काम खत्म। ए की वैल्यू जो भी आपने सबने निकाली हुई है, ए की वैल्यू 8 आ गई, यस ए इज इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू कितना 6, बस, ठीक है। चलो सो गाइस हो चुका है, न्यूक्लियस अपना हो चुका है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स अपना हो चुका है। अब थोड़े से जो क्वेश्चन सॉल्विंग है अपने मॉड्यूल्स है, अलग अलग अपने प्रोफेसर, मतलब अलग अलग अपने जो जितने भी फैकल्टीज ऑफलाइन में उसमें पूछते रहना। ऑनलाइन में मुझे आरसी सर्किट एंड एलआर सर्किट के ऊपर मुझे लेक्चर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के लिए वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आरसी एंड एलआर में साथ में ही पढ़ाऊंगा, तो इजीली एक ही लेक्चर 2 घंटे के लेक्चर में मैं पूरा आरसी एंड एलआर के ऊपर ही बात करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप आपके हिसाब से पढ़ते रहो, ठीक है। ठीक है, बाद में रे ऑप्टिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, कर देंगे, ऐसा नहीं का, ठीक है। बट तब तक यार ये तो मतलब हो जाएगा। बट न्यूक्लियस समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया भाई, न्यूक्लियस आपको समझ में आया कि नहीं आया। न्यूक्लियस जो है समझ में आ चुका है ना न्यूक्लियस। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भाई केमिस्ट्री है, एंड जो पहला इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का जो पहला पार्ट था, चलो मैं एक बात बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम कितने होते हैं। एक पावर p वॉट दे दिया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट कितना होता है।
हाँ, पी लैम्बडा बाय एच सी। चलो चलो, अच्छी बात है, याद है। ठीक है, मुझे बताओ, एक पावर पी नॉट का पावर दिया है, पी नॉट का एक ऐसे बल्ब दिया है जहां से पी नॉट निकल रहा है, एक सोर्स है, इसमें पी नॉट पावर निकल रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा तो कितना कितना फोर्स लगाता है वो, कितना फोर्स लगाता है उसके ऊपर? पूरा एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो कितना फोर्स लगाता है एब्जॉर्बिंग में? पी बाई सी, पी नॉट बाई सी, बिल्कुल। और रिफ्लेक्टिंग होगा तो टू पी नॉट बाई सी। यस, या फिर किसी ने लिखा इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी। चलो याद है, मतलब ये सारे सिंपल, ये पूरा का पूरा अच्छे से लिखो। ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा एक फॉर्मूला शीट बना दो, अच्छे से लिखो, आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ अलग से कुछ है नहीं। तो गाइस मिलते हैं फिर, बाय कर लो। चलो, नहीं फंडे में दे दूंगा, फंडे दे दूंगा अथर्वा, फंडे दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, चलो बाय गाइस। नहीं नहीं, दूंगा ना, मोटिवेशन, मोटिवेशन भी दूंगा ना, मोटिवेशन का लेक्चर मैं अभी जा, अरे लास्ट का थोड़ी लेक्चर है मेरा, लेक्चर मतलब एक मोटिवेशन का भी लेक्चर रखेंगे अपन। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय।